नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो पार्टियां और उसके दो प्रमुख नेता, सर्वोच्च नेता उन पार्टियों के, दो नेताओं से यानी दो राष्ट्रीय नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंगा लेने के चक्कर में आज उनकी स्थिति ये है कि उनके राजनीतिक अस्तित्व और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। तो देखिए, बिना सोचे समझे, बिना अपनी स्थिति का, अपनी ताकत का आकलन किए हुए, बिना परिणाम की चिंता किए हुए जब आप इस तरह से टकराते हैं तो उसके नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। दो पार्टियां जो हैं वो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं और उनके सर्वोच्च नेताओं की स्थिति जो है इतनी खराब हो गई है कि उनके अपने लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। दोनों की बात करता हूं एक एक करके। आज ताज़ा खबर जो आई है जिस पार्टी के बारे में, उससे शुरुआत करता हूं। उसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उसमें विभाजन हो गया, ये आपको पता है। अजीत पवार एक पूरी पार्टी को लेकर अलग हो गए हैं शरद पवार से। एनसीपी का नाम और उसका जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, ये दोनों अब अजीत पवार को मिल गए हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अपने फैसले में, जो विवाद चल रहा था दोनों पार्टियों के बीच, उस फैसले में ये कहा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों अजीत पवार फैक्शन को जाता है, पूरी पार्टी उनको जाती है। और शरद पवार का जो फैक्शन है उसको आज शाम 4 बजे तक का समय दिया है कि वो अपना नया नाम और अपना चुनाव चिन्ह तय करके बताएं। तो अब देखिए, शरद पवार को आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के पुरोधा हैं। उनको महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत से लोग, उनके जो प्रशंसक हैं, उनको चाणक्य भी कहते हैं। लेकिन चाणक्य की ऐसी दुर्दशा इतिहास में तो नहीं देखी गई। चाणक्य इस तरह से हार जाए, इस तरह से पराजित हो जाए, परास्त हो जाए, इस तरह से निस्तेज हो जाए, ये इतिहास में कभी कहीं दर्ज है नहीं। लेकिन शरद पवार के साथ ऐसा हो रहा है। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा, जब ईडी का समन गया था और वो बरसते पानी में उन्होंने चैलेंज किया था ईडी को, केंद्र सरकार को, उस समय पूरा चुनाव बदल गया था। वो लगा था कि शरद पवार अब भी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी ताकत है। आज उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल गई है, जो पार्टी 1999 में, 1999 में उन्होंने बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर। और शरद पवार बागी रहे, वो बगावत का मतलब समझते हैं। सबसे पहले बगावत उन्होंने 1978 में की थी। कांग्रेस पार्टी तोड़कर, विधायक दल तोड़कर निकले थे और विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, बहुत कम उम्र में। तब से लेकर वो बगावत का मतलब समझते रहे हैं। वो 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत की। कांग्रेस पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। लेकिन सत्ता से ज़्यादा देर तक अलग रह नहीं पाते शरद पवार, ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और सत्ता का ये जो लोभ है उनका, वही उनको आज इस स्थिति में ले आया है, इस दशा में ले आया है कि उनके राजनीतिक, उनके मतलब व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व और उनकी पार्टी का अस्तित्व तो खत्म ही हो चुका है। यानी उनकी पार्टी पर से उनका अधिकार समाप्त हो चुका है। तो सवाल यह है कि शरद पवार ने किया क्या। शरद पवार भूल गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा कांग्रेस पार्टी नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है। वो इस बात को भूल गए थे कि इंदिरा गांधी से बगावत करके, कांग्रेस से बगावत करके वो दो बार सफल हो चुके हैं, 1978 में भी और उसके बाद 1999 में भी। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया 2019 में, उसके बाद उनके लिए उबरना बड़ा मुश्किल था। सत्ता के लोभ में उन्होंने भाजपा और शिवसेना का गठबंधन तोड़ा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नाम से एक नया गठबंधन बनाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल हुए। और भाजपा और शिवसेना को, जो गठबंधन को जनादेश मिला था, उसका उल्लंघन करते हुए, उसका अपमान करते हुए सरकार बना ली। सरकार बना ली तो तात्कालिक लाभ तो हुआ कि उस समय सत्ता मिल गई, लेकिन उसका नतीजा इतना खराब होगा, इसकी कल्पना भी अगर उस समय शरद पवार ने की होती तो शायद ये कदम न उठाते। उस समय मजाक उड़ाया जा रहा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कि भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। चाणक्य को महाराष्ट्र के चाणक्य ने मात दे दी, पटकनी दे दी।
और उनके हाथ से सरकार छीन कर लेकर चले गए और वो अमित शाह कुछ नहीं कर पाए। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की राजनीति को अगर आप लंबे समय से देख रहे हों तो ये लोग ऐसे हैं जो ठंडा करके खाते हैं, गरम गरम नहीं खाते, मुंह जलाने की कोशिश नहीं करते। ये आराम से सोच समझकर रणनीति बनाकर तैयारी करके तब अपने विरोधी पर हमला करते हैं। वो तैश में आकर तत्क्षण जो है कोई कदम उठा लें और रिएक्शन में कोई कदम उठा लें, ऐसा नहीं करते। वही स्थिति महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में लगने लगा कि बीजेपी की स्थिति अब बहुत ख़राब हो गई है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो बनी है, जो गठबंधन नया बना है, वो बीजेपी का सफाया कर देगा और महाराष्ट्र से बीजेपी की राजनीति खात्मे की ओर बढ़ रही है। लेकिन भाजपा और उसका शीर्ष नेतृत्व चुपचाप इस सारे घटनाक्रम को देखते रहे। इस बीच में अंदर खाने शरद पवार बीजेपी से भी बात करते रहे, कोशिश करते रहे कि कोई गठबंधन, कोई समझौता, कोई जो है संबंध बन जाए, लेकिन भाजपा जो है झुकने को तैयार नहीं थी। भाजपा ने पहला कदम उठाया उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने का और दूसरा कदम उठाया एनसीपी को तोड़ने का। एनसीपी में अजीत पवार को लेना मेरा मानना है कि भाजपा के लिए एक बहुत बुरा कदम था, बल्कि बुरा कदम है। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं, जो आरोप भाजपा ने खुद ही लगाए हैं। उसके अलावा वो वंशवाद की राजनीति का प्रतीक है। इन दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री पूरे देश में अलख जगा रहे हैं, पूरे देश में इस मुद्दे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों को लेना ये बड़े आश्चर्य का विषय था कि आखिर ये कदम क्यों उठाया। तो राजनीति दो तरह की होती है, एक सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक। सैद्धांतिक राजनीति की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ये कदम सिद्धांत के विरुद्ध था, अनैतिक था। व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से देखें तो उनका ये कदम मास्टर स्ट्रोक था और वो मास्टर स्ट्रोक ही साबित हुआ। अजीत पवार का टूटना यानी एनसीपी का खात्मा। शरद पवार की उम्र अब 84 साल की है। उनकी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो पार्टी को खड़ा कर सके, एक जयंत पाटिल को छोड़कर। लेकिन जयंत पाटिल भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, शरद पवार के साथ मिलकर ही और बाकी लोगों के साथ मिलकर ही वो ताकत थे। उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, उनका कोई जनाधार नहीं है। और आप ये लिख कर ले लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले अपना लोकसभा चुनाव बारामती से नहीं जीत पाएंगी। ये हालत होने वाली है एनसीपी की, शरद पवार की पार्टी की। तो शरद पवार उन दुर्भाग्यशाली नेताओं में होंगे जो अपने जीवित रहते ही अपनी ही बनाई हुई पार्टी का खात्मा होते हुए देखेंगे। और ये सब सिर्फ उनके राजनीति में एक गलत कदम। उन्होंने बहुत से कदम उठाए, जोखिम भरे कदम उठाए, जिनसे लगा कि उनकी राजनीति डगमगा सकती है, लड़खड़ा सकती है, गिर सकती है, लेकिन वो हर बार संभल गए। इस बार उन्होंने जो कदम उठाया, उन्होंने अपने विरोधी की ताकत का गलत आकलन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बड़े हल्के में लिया और उनको लगा कि वो इन दोनों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, इन दोनों को परास्त कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों धीरे धीरे काम करते हैं, अपने टाइम टेबल से काम करते हैं। कब क्या करना है ये वो खुद तय करते हैं। वो अपने विरोधी के आक्रमण के जवाब से समय नहीं तय करते। उनको कब जवाब देना है, कब उनके प्रहार का सबसे तीखा, सबसे ज़्यादा असर होगा, प्रभाव होगा, इसके अनुसार तय करते हैं। तो जब सरकार चलने लगी थी और सरकार बदनाम होने लगी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, खासतौर से कोरोना के दौरान जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था पूरी सरकार का और जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, उसके बाद जो है हमला किया। कब किया? जब शिवसेना में असंतोष हुआ। तो दूसरी पार्टी है शिवसेना। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी है। उद्धव ठाकरे उनके बेटे हैं, उनको विरासत में ये पार्टी मिली। उद्धव ठाकरे ने इस पार्टी को बनाने में उनका कोई योगदान नहीं रहा है, इस पार्टी को बढ़ाने में भी उनका कोई योगदान नहीं रहा है। उनको पिता ने विरासत में पार्टी सौंप दी और इस राजनीतिक विरासत को वो आगे बढ़ा नहीं पाए। जो कुछ था उसको गंवा ज़रूर दिया। तो उद्धव ठाकरे शामिल हो गए हैं उन नेताओं की जिनमें आप अजीत सिंह को ऊपर रख सकते हैं,
अखिलेश यादव को रख सकते हैं, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला कि उनकी पार्टी में उन्हीं के खिलाफ इतना बड़ा असंतोष का लावा जो है अंदर अंदर दहक रहा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनकी पार्टी से विधायक निकले, पार्टी को तोड़ा नहीं, पार्टी पर कब्जा कर लिया। चुनाव आयोग का जो फैसला आया वो इस मामले में ऐतिहासिक है कि पहली बार चुनाव आयोग ने जो बात कही है उससे सभी वंशवादी पार्टियों के लिए खतरे का संकेत है। वो चुनाव आयोग ने कहा, आमतौर पर होता यह है कि पार्टी में विभाजन का फैसला करते समय चुनाव आयोग देखता है कि विधायक दल में या संसदीय दल में किसका बहुमत है, उसके अलावा संगठन में किसका बहुमत है, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके बाद देखता है कि ज़मीनी स्तर पर, मतलब राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन के लोग ज़्यादा किसके साथ हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य संगठन और उससे नीचे के संगठन में किसका बहुमत है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ये फैसला हम विधायक और दल और संसदीय दल में बहुमत के आधार पर कर रहे हैं। सवाल ये हुआ कि भाई क्यों, जो तय नियम है, जो परिपाटी है, जो परंपरा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उससे अलग क्यों जा रहे हैं। जो चुनाव आयोग ने जो शिवसेना के बारे में कहा वो उसका असर बड़ा दूरगामी होगा और सभी वंशवादी पार्टियों को डर जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ये पार्टी वंशवादी है, ये परिवार की पार्टी है, इसमें जो नियुक्तियां होती हैं वो परिवार के लोग करते हैं, संगठन के लोग चुनाव से चुनकर नहीं आते, तो इसलिए उनको चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। लेकिन जो विधायक और सांसद हैं वो जनता से चुनकर आते हैं, तो जिसके साथ विधायक और सांसद ज़्यादा हैं, बहुमत जिसके पास है, पार्टी उन्हीं की होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा है कि पार्टी संगठन पर विधायक दल या संसदीय दल को तरजीह नहीं दी जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा किया। उद्धव ठाकरे ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, अभी तक उनको कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिली नहीं है, हालांकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिस तरह से फैसला शिवसेना के बारे में हुआ उसी तरह का फैसला एनसीपी के बारे में हुआ। एनसीपी भी जो है विभाजन नहीं हुआ। ये भारतीय जनतंत्र के इतिहास की ये दो ऐसी घटनाएं हैं, नायाब घटनाएं हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अभी तक जब तक कि दल बदल विरोधी कानून नहीं बना था तब भी पार्टियों में विभाजन होता था। उसके बाद दल बदल कानून बनने के बाद जो है 1/3 संख्या के आधार पर विभाजन का नियम बना, फिर 2/3 संख्या के आधार पर विभाजन के साथ साथ विलय का भी प्रावधान किया गया, अनिवार्य बनाया गया कि 2/3 सदस्य हो, चाहे संसदीय दल के हों चाहे विधायक दल के हों, वो अलग होकर किसी और पार्टी में मर्ज कर सकते हैं, अपने को विलय कर सकते हैं, अपना अलग दल या अलग गुट नहीं बना सकते। ये मामला उससे भी आगे चला गया, यहाँ पार्टी पर ही कब्जा हो गया एक फैक्शन का। तो शिवसेना के मामले में एकनाथ शिंदे जो है वो पार्टी के असली सर्वेसर्वा हो गए और एनसीपी के मामले में अजीत पवार हो गए। तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों का अपनी पार्टी से जो अधिकार था उनका पार्टी पर वो चला गया कि एक की पार्टी उनके पिता ने बनाई थी, एक की पार्टी उन्होंने खुद बनाई थी। दोनों अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा थे, सर्वाधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित था, लेकिन आज दोनों एक तरह से पैदल हो गए। तो मोदी और अमित शाह से पंगा लेने का नतीजा यही होता है कि अगर आप उनकी ताकत का आकलन किए बिना कि वो कहाँ तक मार कर सकते हैं, कहाँ तक घुसकर मारेंगे, वो केवल पाकिस्तान को, अपने दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को घुसकर नहीं मारते, वो अपने राजनीतिक दुश्मनों को भी घुसकर मारते हैं। और उस घुसकर मारने का नतीजा ये है, आज दो पार्टियों का, उनके पूर्व अध्यक्ष और उनका एक तरह से कहें कि संस्थापक, अगर उद्धव ठाकरे को भी संस्थापकों में मान लें, उनके पिता थे संस्थापक उस पार्टी की वजह से, उनका अस्तित्व जो है समाप्त हो चुका है उनकी दृष्टि से। उस पर कब्जा हो गया है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का। अब ये इनकी पार्टियां हैं। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने, जब उन्होंने मोदी से, अमित शाह से पंगा लिया था, तो इसकी कल्पना भी की होगी कि सत्ता तो छोड़िए, सरकार छोड़िए, उनकी पार्टी भी उनके हाथ से निकल जाएगी।
तो मोदी और शाह से पंगा लेने की जो लोग सोच रहे हों, ज़रा सावधान हो जाएं। पहले अपनी ताकत का और उनकी ताकत का दोनों का मिलान कर लें, आकलन कर लें कि कौन कहाँ खड़ा है और वो कैसे काम करते हैं ये भी समझ लें। उसके बाद ही पंगा लेने के बारे में सोचें। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिल लें। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की स्थिति ये दयनीय हो गई है। राजनीति में इससे बुरा हाल किस पार्टी का और उसके मुखिया का हुआ था मुझे ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के बारे में मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव ये उनका व्यक्तिगत रूप से शायद आखिरी चुनाव होगा। शरद पवार के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी उम्र 84 साल हो गई है, उनका स्वास्थ्य जैसा है उसको देखते हुए, और उद्धव ठाकरे की राजनीति जिस तरह की है, राजनीति उनके बस का नहीं है। अब ये बात करते करते मेरे मन में एक जो है विचार आया है, इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए कि भारतीय राजनीति में कौन से ऐसे नेता हैं जिनके बस की राजनीति नहीं है, तो उस पर भी बात करूंगा किसी दिन। लेकिन आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।